अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी कुछ हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेसिकली, हालांकि थोड़ा सा हमने राइबोसोम के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर रीड आउट कर लिया था, लेकिन थोड़ा वापस उसको रिवाइज करते हुए देखते हैं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा, राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन, राइबोसोम और कोशिकीय कंकाल। बेटा बात करते हैं राइबोसोम की। बेटा राइबोसोम बेसिकली है क्या? बेटा एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज पैलाडे। क्या नाम था बेटा? जॉर्ज पैलाडे। जॉर्ज पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने, जॉर्ज पैलाडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले जॉर्ज पैलाडे नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1953 के अंदर राइबोसोम को देखा था। एक जॉर्ज पैलाडे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को देखा था। क्या नाम था बेटा? जॉर्ज पैलाडे। जॉर्ज पैलाडे 1953 के अंदर राइबोसोम को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को डिस्क्राइब किया था। बेटा राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित है और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। लिखिएगा पॉइंट को बेटा, राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग है जो असीम केंद्र की व ससीम केंद्र की दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम बेटा एक झिल्ली रहित कोशिकांग है जो ससीम केंद्र की और असीम केंद्र की दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, राइबोसोम इज membraneless organelle found in both prokaryotic and eukaryotic सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल की, ससीम केंद्र की कोशिका की बात करें, तो बेटा राइबोसोम जो होते हैं वह कोशिका द्रव्य के साथ साथ ये राइबोसोम जो होते हैं वह कुछ कोशिकांग जैसे खुरदरी, अंतःपर्दवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनके अंदर भी देखने को मिलता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ससीम केंद्र की कोशिका में, ससीम केंद्र की कोशिका में राइबोसोम कोशिका द्रव्य के साथ साथ कुछ कोशिकांगों जैसे खुरदरी, अंतःपर्दवी जालिका, सूत्रकणिका व हरित लवक में उपस्थित होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल
in eukaryotic cell, ribosomes are present in cytoplasm, along with some organelle like rough endoplasmic reticulum, mitochondrion एंड क्लोरोप्लास्ट। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर देखो बेटा, अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को लिखिएगा बेटा। प्रोकैरियोटिक या असीम के अंदर की कोशिका में, असीम के अंदर की कोशिका में राइबोसोम प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। in prokaryotic cell ribosomes are attached with plasma membrane, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। बेटा बेसिकली राइबोसोम एक कणिकीय संरचना है जो मुख्य रूप से आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या है बेटा? मुख्य रूप से राइबोसोम जो है, राइबोसोम एक कणिकीय ग्रैनुलर संरचना है जो मुख्य रूप से आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम इज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर और राइबोसोम में क्या क्या होता है बेटा? कि राइबोसोम जो होते हैं वे आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है बेटा? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसलिए हम लोग राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? राइबोसोम इज इक्वल टू राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कह सकते हैं बेटा? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन हम लोग इसे कह सकते हैं। फिर देखो बेटा क्या कह रहा है ये, यहाँ से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि राइबोसोम्स आर दी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर first observed under the electron microscope as dense particle by George Palladay in 1953. They are composed of RNA and protein. They are not surrounded by any membrane. एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया है कि राइबोसोम दानेदार संरचनाएं हैं जिन्हें सबसे पहले 1953 में जॉर्ज पैलाडे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से सघन कणों के रूप में देखा था। ये बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं और ये किसी भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। फिर देखना बेटा आगे क्या कह रहा है। बेटा राइबोसोम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसको हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं।
राइबोसोम जो होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा 70S, एस क्या है उसको मैं बाद में आगे बताता हूं, और एक होता है बेटा 80S। बेटा 70S टाइप का राइबोसोम जो होता है ना, वो भार में थोड़ा हल्का होता है, जबकि 80S का जो राइबोसोम होता है वह भार में क्या होता है, थोड़ा भारी होता है। इट इज लाइट इन वेट। ये कैसा होता है बेटा, लाइट इन वेट, भार में हल्का होता है। भार में कैसा होता है बेटा, हल्का होता है, ठीक है। जबकि 80S जो होता है वह हैवी होता है, हैवी इन वेट, भार में भारी होता है। ये कैसा होता है बेटा, भार में भारी होता है। फिर बात करते हैं बेटा 70S टाइप के राइबोसोम की। बेटा 70S टाइप का राइबोसोम जो होता है वह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जबकि 80S का जो राइबोसोम होता है वह केवल यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, ये असीम केंद्र की व ससीम केंद्र की दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जबकि 80S का जो राइबोसोम होता है केवल हमें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को मिलता है। ये केवल ससीम केंद्र की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। फिर देखो बेटा, हर एक राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के अंदर एक होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्ज सब यूनिट। देखिएगा इस पॉइंट को बेटा, यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं कि राइबोसोम के अंदर, हर एक राइबोसोम के अंदर एक राइबोसोम है, उस राइबोसोम के अंदर एक तो होती है बेटा लार्ज सब यूनिट। क्या होती है बेटा, लार्ज सब यूनिट, और एक होती है बेटा स्मॉल सब यूनिट। क्या होती है, स्मॉल सब यूनिट। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 80S राइबोसोम की, अगर मैं बात करता हूं 80S के, तो 80S राइबोसोम के अंदर जो लार्ज सब यूनिट है वह तो होती है बेटा 60S। कौन सी होती है बेटा, 60S। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वह होती है बेटा आपके 40S। इज दैट क्लियर? जबकि अगर हम 70S की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं 70S राइबोसोम की, तो बेटा 70S राइबोसोम के अंदर आपको जो लार्ज सब यूनिट होती है वह होती है आपके 50S। क्या होती है बेटा, 50S। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वह होती है बेटा आपके 30S। जोड़ना नहीं है बेटा, यूं नहीं कि आप लोग ऐड कर लो, ऐड नहीं करना है। राइबोसोम के अंदर 80S राइबोसोम के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 60S, और स्मॉल सब यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं 40S। जबकि 70S राइबोसोम के अंदर लार्ज सब यूनिट है आपके 50S, और स्मॉल सब यूनिट जो है वह है आपके 30S। एक मिनट बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है, पावर जो है वो चला गया है, ठीक है, एसी बंद हो गया इसलिए थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में तपेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा,
अब देखो बेटा एस का मतलब क्या है, द यूकेटिक राइबोसोम आर 80s while the प्रोकेटिक राइबोसोम आर 70s। एस का मतलब यहां पर क्या है बेटा, स्वेडबर्ग यूनिट है। एस का मतलब क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट विच स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस स्वेडबर्ग इकाई है जो असाधन गुणांक का प्रतीक है। यह अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व और आकार का एक माप है। लिख लीजिएगा अलग से एक तरीके से कि एस क्या है। एस के बारे में पूरा हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। ये क्या है बेटा, स्वेडबर्ग यूनिट है। क्या है बेटा, स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग इकाई है। क्या है बेटा, स्वेडबर्ग इकाई है। बेसिकली स्वेडबर्ग इकाई है, लेकिन स्वेडबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। और यह असाधन गुणांक का प्रतीक है। इट इज द स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। किसको, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का एक प्रतीक है। ठीक है, स्टैंड्स फॉर, एस stands for, it stands for sedimentation coefficient मतलब अवसादन गुणांक का प्रतीक है। अवसादन गुणांक मतलब नीचे बैठने की दर, अवसादन गुणांक का प्रतीक है। कोई भी चीज जब उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वह सेंट्रीफ्यूज के दौरान नीचे जो बैठती है उसका एक प्रतीक क्या है, यह प्रतीक है एस, स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और यह अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व और आकार का एक माप है। अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज। अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व व आकार का माप है। आकार का माप है। क्लियर चीज बेटा, यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हो गया होगा, कोई स्लाइड रहनी नहीं चाहिए। फिर देखो बेटा, हमने कहा कि राइबोसोम के अंदर दो इकाइयां होती है, दो उप इकाइयां होती है। एक होती है बड़ी उप इकाई और एक होती है छोटी उप इकाई। तो लार्ज सब यूनिट के अंदर बात करें, अगर 80s राइबोसोम है उसके अंदर कौन सी होती है, 60s होती है, और छोटी कौन सी होती है, 40s। जबकि 70s राइबोसोम के अंदर लार्ज सब यूनिट 50s होती है और छोटी कौन सी होती है बेटा, 30s होती है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखो बेटा, राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम की बड़ी व छोटी उप इकाइयों का आपस में जुड़ना और उनका अलग होना मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, राइबोसोम की उप इकाइयों का जुड़ना, लिखिएगा राइबोसोम की छोटी व बड़ी उप इकाइयों का आपस में जुड़ना व अलग होना मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। द एसोसिएशन एंड, लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, द एसोसिएशन एंड dissociation of small and large subunit of ribosome large subunits of ribosome depends on the concentration of magnesium आयन। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वह निर्भर करता है। अगर देखो बेटा, अगर मिनिमम 1 मिलीमोलार है ये
मैग्नीशियम है इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। 1 मिलीमोलार अगर कंसंट्रेशन है, इस पॉइंट को लिख लेना। इफ, देखना बेटा, इफ अगर सॉरी इफ मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन अगर 1 मिलीमोलार है तो दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ जाएगी। क्या होगा बेटा? दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ जाएगी। मतलब बोथ यूनिट्स combine to each other, दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ जाएगी। अगर कंसंट्रेशन 1 मिलीमोलार से कम है, कंसंट्रेशन क्या है? लेस देन 1 मिलीमोलार है, तो दोनों उप इकाइयां क्या होगी? अलग अलग हो जाती है। दोनों उप इकाइयां अलग अलग रहती है, बोथ सब यूनिट्स सेपरेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगर 1 मिलीमोलार से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर 1 मिलीमोलार से ज्यादा है, मोर देन 1 मिलीमोलार है, तो ये पॉलीराइबोसोम का निर्माण करती है। पॉलीराइबोसोम का निर्माण होता है। पॉलीराइबोसोम क्या होता है वो मैं अभी बता रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? पॉलीराइबोसोम का निर्माण करती है। यहां तक देख लेते हैं बेटा कि ये हमने पढ़ दिया। अब हम बात करते हैं पॉलीराइबोसोम की। पॉलीराइबोसोम देखो बेटा क्या होता है। अच्छा, आगे रुको। पॉलीराइबोसोम बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीराइबोसोम, या बेटा इन्हें हम लोग पॉलीसोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। देखो बेटा, मैं कह रहा हूं सपोज यह एक mRNA की चेन है। ये क्या है बेटा? एक mRNA चेन है। mRNA चेन, mRNA आगे हम डिस्कस करेंगे। आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA, tRNA, siRNA, कई प्रकार के आरएनए होते हैं। M का स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए। क्या होता है बेटा? मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। इसको क्या बोलते हैं बेटा? संदेशवाहक आरएनए। ठीक है, संदेशवाहक आरएनए। बेटा देखना, अगर एक एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम जुड़ जाए, अगर एक एमआरएनए पर इस प्रकार से कई सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाए, ये राइबोसोम है बेटा, जो मैं अभी बना रहा हूं, ये क्या है बेटा? राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है। तो ये जो बनने वाली संरचना है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। कि इफ मल्टीपल राइबोसोम्स आर अटैच्ड विथ सिंगल चेन ऑफ mRNA, then the formed structure is called as पॉलीराइबोसोम। लिखिएगा बेटा, यदि mRNA की एक श्रृंखला पर, mRNA की एक श्रृंखला पर कई सारे राइबोसोम जुड़ जाए, कई सारे राइबोसोम जुड़ जाए, तो बनने वाली संरचना पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाती है। पॉलीसोम कहलाती है। क्लियर है बेटा? कि व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स आर अटैच्ड विथ सिंगल चेन ऑफ mRNA, व्हेन, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स आर
attached with single chain of mRNA, then the formed structure is known as called as पॉलीराइबोसोम, या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीसोम कहते हैं। लाइट्स आ गई है, फिर देखो बेटा, अब ये पॉलीराइबोसोम काम क्या करते हैं। ये बेसिकली बेटा इनका काम होता है प्रोटीन निर्माण। क्या काम होता है बेटा, प्रोटीन निर्माण जो होता है इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वह इनका काम होता है। क्लियर है बेटा। राइबोसोम के बारे में एक बात और कर लेते हैं बेटा। राइबोसोम जो होते हैं वह प्रोटीन निर्माण के स्थल होते हैं, इसलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो they are also known as protein factory of cell, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का स्थल होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लिखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का स्थल होते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है बेटा। फिर देखिएगा बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं बेटा साइटोस्केलेटन की। किसकी बात करते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन की हम लोग बात करते हैं, कोशिकीय कंकाल की। टॉपिक क्या रहेगा बेटा, साइटोस्केलेटन या कोशिकीय कंकाल जो है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा देखना, एक कोशिका के अंदर आपको कुछ फिलामेंटस तंतुनुमा प्रोटीन संरचनाएं देखने को मिलती है। एक कोशिका के अंदर आपको कुछ तंतुनुमा प्रोटीन से बनी हुई संरचनाएं देखने को मिलती है। ये सभी संरचनाएं मिलकर कोशिका के कंकाल का निर्माण करती है। कि an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively referred as cytoskeleton। एक कोशिका द्रव्य में मौजूद तंतु में प्रोटीन युक्त संरचनाओं के एक विस्तृत नेटवर्क को सामूहिक रूप से हम लोग कोशिका कंकाल, क्या बोलते हैं बेटा, कोशिकीय कंकाल या कोशिका कंकाल के नाम से जानते हैं। और बेसिकली इस कोशिका कंकाल में 3 प्रकार के तंतु जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। एक तो जिन्हें हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म तंतु, माइक्रोफिलामेंट्स। एक जिनको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और तीसरा मध्यवर्ती तंतु या इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो देखना बेटा, डेफिनेशन लिखना कि कोशिका द्रव्य में प्रोटीन से मिलकर बने तंतु
आपस में जुड़कर कोशिका कंकाल या कोशिकीय कंकाल का निर्माण करते हैं। कोशिकीय कंकाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरीके से मनुष्य के अंदर हड्डियां मिलकर कंकाल का निर्माण करती है, यहां पर कोशिका के अंदर आपको कई प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने हुए तंतु होते हैं। ये तंतु क्या करते हैं? कोशिकीय कंकाल का निर्माण करते हैं। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल different filamentous protein structure aggregates to form cytoskeleton। अब बेसिकली ये जो तंतु होते हैं, प्रोटीन की जो संरचनाएं होती है, वह 3 प्रकार की होती है: माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 3 जो प्रकार की संरचनाएं जो है वह देखने को मिलेगी। कौन कौन सी होगी बेटा? 3 है। कौन कौन सी है? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक एक को डिस्कस करेंगे। फिलामेंट हिंदी में बात करते हैं। माइक्रोफिलामेंट को बोलते हैं बेटा सूक्ष्म तंतु। माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं बेटा सूक्ष्म नलिकाएं। और इंटरमीडिएट तंतुओं, फिलामेंट को इंटरमीडिएट ही लिखा हुआ है। मध्यवर्ती कह सकते हो, बोलिए मध्यवर्ती लिख लो, बोलिए इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती तंतु। ठीक है, अब देखते हैं बेटा सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, चलो माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर लेते हैं। पहले हमने माइक्रोफिलामेंट, सूक्ष्म तंतु जो होते हैं यह एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं बेटा? एक्टिन प्रोटीन। ये चीज ध्यान रखना, किससे मिलकर बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तंतु का मतलब क्या? एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। इस प्रकार की जो है आपको स्ट्रक्चर्स जो है देखने को मिलेगी। जो बेसिकली इस माइक्रोफिलामेंट के अंदर 2 एक्टिन की श्रृंखलाएं होती है। जैसे मैं कह रहा हूं ये एक एक्टिन की श्रृंखलाएं हैं ऐसी, तो इस प्रकार से एक ये श्रृंखलाएं हैं, एक एक्टिन की और ये है दूसरी। तो ये दोनों आपस में गुथकर जैसे गुथते हैं ना, रस्सी को गुथते हैं, इस प्रकार से गुथकर किसका निर्माण करती है? माइक्रोफिलामेंट का निर्माण करती है। एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं इनको। 2 इंटरमीडिएट स्ट्रैंड्स फॉर एक्टिन्स। एक्टिन की 2 आपस में जुड़ी हुई लड़ियां होती है। फिर बात करते हैं बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वह ट्यूबुलिन पॉलीमर्स होते हैं। ये किससे बने होते हैं बेटा? एक्टिन से ये है, तो ये किससे हैं बेटा? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नलिका मतलब खोखली संरचना होती है। ठीक है, ये खोखली या होलो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये सॉलिड होती है, ये होती है खोखली। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन है, कोइल्ड इनटू अ केबल। मतलब एक आपने देखा होगा डिस्क की जो केबल होती है उसकी तरह स्ट्रक्चर होती है, और जिसके अंदर कई सारे फाइब्रस रेसे नुमा संरचनाएं आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? इंटरमीडिएट फिलामेंट का निर्माण करती है। सिंपल सी है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, खोखले होते हैं। माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वह फाइब्रस प्रकृति या तंतुनुमा प्रकृति के होते हैं। माइक्रोफिलामेंट का अगर आकार देखें, माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वह 7 नैनोमीटर के आसपास होते हैं, और 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल थोड़े आकार में बड़े होते हैं। इनका जो आकार जो होता है लगभग 25 नैनोमीटर होता है। लगभग कितना है? सॉरी बेटा, लगभग 25 नैनोमीटर का इनका आकार होता है। और इसके बीच के अंदर जो ल्यूमेन है वह लगभग 15 नैनोमीटर के आसपास होती है। एक मिनट बेटा,
सॉरी। माइक्रोफिलामेंट का आकार लगभग 7 नैनोमीटर, माइक्रोट्यूब्यूल का आकार लगभग 25 नैनोमीटर और इनकी जो कैविटी होती है, ल्यूमेन होती है, वह लगभग 15 नैनोमीटर के आसपास होती है। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं इन दोनों के बीच में होते हैं, इनका आकार जो होता है लगभग 8 से 12 नैनोमीटर के आसपास होता है। क्लियर है पॉइंट? फिर देखो बेटा, माइक्रोफिलामेंट के अंदर बेसिकली हमने कहा कि एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूबुलिन पॉलीमर होता है। ट्यूबुलिन बेटा एक प्रोटीन तो है, लेकिन ये पॉलीमर प्रोटीन है जिसके अंदर 2 यूनिट होती है, एक होती है अल्फा ट्यूबुलिन और एक होती है बीटा ट्यूबुलिन। सिंपल सी बात है कि बेसिकली जो ट्यूबुलिन है, ट्यूबुलिन जो है, ट्यूबुलिन एक पॉलीमर प्रोटीन है। क्या है बेटा? पॉलीमर प्रोटीन है, ठीक है, पॉलीमर प्रोटीन है। इसके अंदर क्या होगा बेटा? एक तो होता है अल्फा ट्यूबुलिन और दूसरा क्या होता है बेटा? बीटा ट्यूबुलिन। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वह कई अलग अलग प्रकार के प्रोटीन जैसे कैरोटीन प्रोटीन उनसे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखना बेटा, माइक्रोफिलामेंट जो है उनका काम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या है और इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या है। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं कोशिका के आकार का रखरखाव करते हैं, मेंटेन द शेप ऑफ सेल, कोशिका के आकार में परिवर्तन, चेंज इन सेल शेप, मांसपेशियों में संकुचन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका गतिशीलता, जंतु कोशिका विभाजन, इन सब में जो है वह इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रोफिलामेंट मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, चेंज इन सेल शेप, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्लांट सेल के अंदर मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा, सेल की मोटिलिटी के लिए, कोशिका की गतिशीलता के लिए, सेल डिवीजन, एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन जो होता है वह माइक्रोफिलामेंट की सहायता से होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप कॉमन है, सेल मोटिलिटी कॉमन है, क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑर्गेनेलीज के मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोशिका के आकार का रखरखाव, कोशिका की गतिशीलता, कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की गति के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? माइक्रोट्यूब्यूल रेस्पॉन्सिबल है। अंगक जो होते हैं, कोशिका के अंगक जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? माइक्रोट्यूब्यूल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो सभी जो भी है फिलामेंट की बात करें या ट्यूब्यूल की बात करें या इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें, कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सभी सहायक होते हैं। एनकरेज ऑफ न्यूक्लियस एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनेलीज, केंद्रक और कुछ अन्य अंगों को जुड़ाव के लिए कौन इंटरमीडिएट फिलामेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस लेमिना, न्यूक्लियस या केंद्र का जो लेमिना है उसके निर्माण में इंटरमीडिएट फिलामेंट हेल्प करते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सीलिया एंड फ्लैजिला, पक्षमाभ और कशाभ। बेटा बेसिकली सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वह कोशिका झिल्ली से निकलने वाली अतिवर्धियां हैं। दे आर द आउटग्रोथ विच अराइजेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया का मतलब पक्षमाभ और फ्लैजिला का मतलब कशाभ। बेटा जो है ये आपको एक बड़ी सी संरचना देखने को मिल रही है, एक सेल के ऊपर ये इस प्रकार से बड़ी एक तंतुनुमा संरचना देखने को मिलती है। ये आपके एक कशाभिका है, क्या है? फ्लैजिलम है। जबकि यहीं पर कई सारी छोटी छोटी संरचनाएं, कई सारी, लेकिन लेंथ उनकी कम होगी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सीलिया बोलते हैं। सीलिया आकार में छोटे होते हैं लेकिन इनकी संख्या ज्यादा होती है। फ्लैजिला आकार में लंबे होते हैं लेकिन इनकी संख्या क्या होती है बेटा? कम होती है। सीलिया का सिंगुलर है सीलियम, फ्लैजिला का सिंगुलर है फ्लैजिलम। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये चीज ध्यान रखना, ये सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होते हैं। पक्षमाभ और कशाभिका कोशिका झिल्ली की रोम सदृशीय संरचनाएं होती है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, पक्षमाभ एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करती है।
जिससे कोशिका या उसके चारों ओर मिलने वाले द्रव की गति होती है। बेटा सीलिया जो होते हैं, सीलिया एक चप्पू की तरह काम करते हैं। ये चप्पू हिलेंगे तो कोशिका के चारों तरफ का जो द्रव्य है उसके अंदर गति होगी और द्रव के अंदर गति होती है। जबकि जो पक्षमाप होते हैं, ये सीलिया तो चप्पू की तरह और की तरह काम करते हैं, जबकि जो पक्षमाप होते हैं फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। सेल के चारों तरफ के द्रव के लिए तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? सीलिया। जबकि ये जो फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलीन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिलीन प्रोटीन। उससे मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो जिसकी वजह से इस फ्लैजिला के अंदर मूवमेंट होगा और जो ऑर्गेनिज्म है वह मूवमेंट करता है। ठीक है, तो आई थिंक आगे डिफरेंसेस लिख रखे होंगे, देख लेते हैं। अगर डिफरेंसेस नहीं है तो मैं डिफरेंसेस यहीं पे लिख लेता हूं। देखते हैं नहीं होंगे, है। चलो आगे डिफरेंसेस है तो अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी हमें फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसके अंदर भी हम लोगों ने फ्लैजिला पढ़ा था। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्या होता है? फ्लैजिला होता है। दोनों के अंदर फ्लैजिला है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वह एक दूसरे से क्या होता है? अलग अलग होता है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो possess फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दी यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में भी कशेबिका पाई जाती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बट संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशेबिका से क्या होते हैं? अलग होते हैं। अगला पॉइंट देखना बेटा, अगर हम एक कशेबिका की एक फ्लैजिला को मैंने लिया और उस फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। अब यहां पे एक चीज बताते हैं बेटा, मैं कह रहा हूं कोई ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को पकड़कर मैंने जैसे इस तरीके से इसका कट लिया है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे, तो बेटा इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसको हम लोग बार बार बोलेंगे टीएस। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। अगर इसी को हमने यूं काटा, खड़ा काट, इस तरीके से काटा, ठीक है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एलएस। जस्ट एक मिनट, देखना कि हमने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से कट करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट या ट्रांसवर्स सेक्शन, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से कट करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, या उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य काट। क्या बोलते हैं बेटा? अनुदैर्ध्य काट कहते हैं। अब देखो बेटा, हमने क्या किया, एक फ्लैजिला को यूं पकड़ा और उस फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन हमने काटा है। ये एक आपको दिखा रहा हूं, इट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लैजिलम। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे बाहर की तरफ
हमें एक कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलेगी। प्लाज्मा झिल्ली के आगे की तरफ बढ़े तो इसके अंदर देयर कोर कॉल्ड दी एक्सोनिम, इसके कोर को एक्सोनिम कहते हैं। possess a number of microtubule running parallel to the each other। इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्सोनीम या कोर कहेंगे। इस कोर के अंदर आपको इस प्रकार से, ध्यान से देखना बेटा, ये फ्लैजिला इस प्रकार से, इस कोर के अंदर आपको पूरे के पूरे कोर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वह एक के साथ एक इस प्रकार से जो होते हैं पैरेलली एक दूसरे के अरेंज होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना बेटा, इस प्रकार से ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो बेटा, एक्सोनीम के अंदर यूजुअली हैज पेयर ऑफ 9 डबलेट। ये आप देख रहे हो ना यहां पर कि इस प्रकार से आपको डबलेट के रूप के अंदर इस प्रकार से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वह देखने को मिलते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड अंदर सेंटर के अंदर आपको जो है एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या है बेटा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। पेरिफेरल के अंदर की तरफ आपको क्या होंगे बेटा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। डबलेट के फॉर्म के अंदर होते हैं। डायग्राम के अंदर थोड़ा सा ट्रिपलेट दिख रहा है, लेकिन क्या है बेटा, आपको डबलेट मान के चलना है, डबलेट के फॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे देखना बेटा, ठीक है, कि द एक्सोनिम यूजुअली हैज अ पेयर ऑफ 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। रेडियली अरेंज 9 डबलेट्स होंगे, अरेंज एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। कि अक्ष सूत्र में आमतौर पर त्रिज्यीय रूप से व्यवस्थित परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं के 9 द्विक और केंद्र में स्थित सूक्ष्म नलिकाओं का एक जोड़ा स्थित होता है। फिर देखो बेटा, ये देखो बेटा, 9 बाहर की तरफ, 2 अंदर की तरफ, इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है कि सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज 9+2। ये बिल्कुल राइट डायग्राम। ये देखो बेटा, आपको डबलेट दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना बेटा। ये ट्रिपलेट के फॉर्म के अंदर अगर है तो आपको ये क्या मानना है बेटा, डबलेट मानना है। ये डबलेट है बेटा, नॉट ट्रिपलेट। डायग्राम के अंदर थोड़ी गड़बड़ हो गई, डबलेट है, नॉट ट्रिपलेट। इज दैट क्लियर बेटा। ऐसी जो व्यवस्था है उसे हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। अब यहां पर बात करें बेटा, यहीं पे लिख लेता हूं, ये तो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है वह होता है 9+2। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। मतलब सेंटर के अंदर जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होती है वह प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिलम के अंदर एब्सेंट होती है। क्लियर है बेटा। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज एंड इट इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल सेथ। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के चारों तरफ आपको बेटा एक जो है सेथ दिखाई देती है और ये आपस के अंदर एक इंटरडबलेट ब्रिज, इस ब्रिज की सहायता से, इस प्रकार से ये जो है इंटरडबलेट ब्रिज की सहायता से यह जो होती है वह जुड़ी हुई रहती है। सिंपल सी स्ट्रक्चर है। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मैंने क्या कहा बेटा, दोनों जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो भी आपस में जुड़ी हुई रहती है और ये जो है सेंट्रल सेथ की सहायता से ये जो है किसी एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं बेटा रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल स्पोक कहते हैं। ये भी चीज ध्यान रखना कि विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक। टोटल कितने, 9 रेडियल स्पोक आपको देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक एक्स्ट्रा लिख लिया है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा है, इस एक एक्स्ट्रा को यहाँ से हटाना है। डायग्राम के अंदर क्या हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा को यहाँ से ये हटाना है और ये भी 9+2 अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है। बस डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
अब देखो बेटा, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम एमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। पक्षमाभ और कसाबिका दोनों तारक केंद्र जैसी संरचना से बाहर की तरफ निकलते हैं, जिसे आधार काय कहते हैं। ये आधार काय है, बेसल बॉडी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं बेटा सीलिया और फ्लैजिला में क्या क्या अंतर होते हैं। सीलिया जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पक्षमाभ, क्या बोलते हैं बेटा, पक्षमाभ, और फ्लैजिला जिसे हम लोग बोलते हैं कसाब। इन दोनों के अंदर क्या हमें अंतर देखने को मिलता है। सीलिया जो होते हैं वह आकार में छोटे होते हैं, लगभग इनका जो आकार होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, और 1 माइक्रोमीटर जो होता है वह 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। जबकि फ्लैजिला जो होते हैं वह लंबे होते हैं और इनका आकार लगभग 150 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। सीलिया की संख्या हमेशा ज्यादा होती है और फ्लैजिला की संख्या जो होती है वह हमेशा क्या होती है, कम देखने को मिलती है। सीलिया वर्क लाइक अ ओर, दोलन पेंडुलेटिंग मूवमेंट जो है वह करते हैं। सीलिया के अंदर जो है पेंडुलेटिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। फ्लैजिला के अंदर अंडुलेटिंग, जिसमें तरंगित मतलब स्वतंत्र गति करते हैं। ये दोलन की तरह गति करते हैं और ये तरंगित या स्वतंत्र गति करते हैं। यह लोकोमोशन, अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन में सहायक है। चलन के अंदर, आसंजन के अंदर, भोजन और संवेदन में सहायक होते हैं, जबकि ये केवल और केवल फ्लैजिला जो होते हैं वह चलन में सहायक होते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस की। आई थिंक यहां से लें या अगला देखते हैं। चलो यहीं पे ले लेते हैं बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा बेसिकली क्या है, केंद्रक जो है एक द्विझिल्ली युक्त संरचना है। दोनों झिल्लियों के बीच के अंदर एक स्थान होता है केंद्रक। एक हम सब जानते हैं कि केंद्रक की उपस्थिति, पहले केंद्रक के बारे में नॉर्मल सी बात करते हैं कि केंद्रक की उपस्थिति यूकेरियोटिक कोशिका का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वह द्विझिल्ली एक दोहरी परत के द्वारा ढका हुआ रहता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, दोनों झिल्लियों के बीच के अंदर एक स्थान, एक अवकाश पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रकीय अवकाश। क्या बोलते हैं बेटा, परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। अच्छा ये दिखेगा नहीं, परिकेंद्रकीय अवकाश, परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। इस अवकाश का साइज जो है वह 10 to 50 नैनोमीटर के आसपास होता है। इट इज बैरियर बिटवीन द मटेरियल इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो है एक दोहरी झिल्ली युक्त परत होती है। बाहरी परत और आंतरिक परत, दोनों परतों के बीच में एक परी न्यूक्लियर स्पेस होता है जिसका साइज जो है 10 to 50 नैनोमीटर होता है। यह क्या करता है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पदार्थों के स्थानांतरण को कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज बैरियर बिटवीन द मटेरियल इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अदर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूस विद द ईआर एंड आल्सो बीएस राइबोसोम ऑन इट। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वह बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कनेक्टेड होती है और उसके ऊपर राइबोसोम देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर एनवलप हैज माइन्यूट पोर formed by the fusion of its two membrane. These are the passages for the movement of RNA and protein between nucleus and cytoplasm. अब ये चीज जो हमने पढ़ी उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके बनाते हैं। बेटा देखना, ये है, सॉरी है इतना क्या हो गया, ये क्या है बेटा, मैं कह रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है। ध्यान से समझना, ये क्या है बेटा, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर ये मैं कह रहा हूं आपको केंद्रक का स्थान है। और केंद्रक जो होता है वह एक इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। ये क्या है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो पूरा पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। बेटा ध्यान से देखना कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं इसके साथ में इस प्रकार से आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह दिखाई देती है। और जनरली जो ईआर वह ईआर जो न्यूक्लियस के पास में होती है उसकी सरफेस के ऊपर आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? राइबोसोम। और सच ईआर इज नॉन एज आरईआर और उसके आगे वाली जो होती है उसको बोलते हैं एसईआर। अब हम लोग बात करते हैं इसकी मेम्ब्रेन की। मैं कह रहा हूं ये एक न्यूक्लियस की संरचना, आगे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। एक केंद्रक की संरचना की बात करता हूं। तो एक केंद्रक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए यूज लेते हैं ना इसको। एक केंद्रक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। सॉरी, अच्छा चलो, ये एक केंद्रक है, ये है आउटर, सॉरी अच्छा, ये क्या है बेटा? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाह्य केंद्रक झिल्ली, बाह्य केंद्रक झिल्ली। और बाह्य केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ जो है आपको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। आंतरिक केंद्रक झिल्ली, आंतरिक केंद्रक झिल्ली, दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्थान होता है, ये वाला स्थान, इस स्थान को बोलते हैं बेटा पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। परि केंद्रकीय अवकाश, परि केंद्रकीय अवकाश देखने को मिलता है। इस केंद्र के अंदर का जो पूरा पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य कहेंगे। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर आपको इस प्रकार से क्या देखने को मिलेगा? सॉरी, इस तरीके से नहीं बनाएंगे, नहीं तो इस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन कह सकते हैं हम लोग, क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा बेटा। क्रोमेटिन देखने को मिलेगा और साथ में एक झिल्ली रहित स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रिका। क्लियर है? अब देखो बेटा, अब आगे देखना बेटा, मैं कह रहा हूं ये जो है वह बाह्य झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, और ये मैं कह रहा हूं आंतरिक केंद्रक झिल्ली। बेटा कई स्थानों पर बाह्य केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली जो होती है, सॉरी, बाह्य केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली जो होती है वह आपस में मिलकर एक छेद का निर्माण करती है। जैसे एक, सॉरी, इस प्रकार से ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गई और यहाँ पर एक छिद्र बन गया। इस प्रकार से ये बाह्य झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, आउटर, और ये हो गई इनर। आउटर और इनर आपस में जुड़ गई और यहाँ पर एक छेद बन गया। इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। केंद्रक अवकाश, केंद्रकीय अवकाश कहते हैं, अवकाश कहते हैं। यहाँ बाहर की तरफ क्या पड़ा है बेटा? बाहर की तरफ पड़ा है साइटोप्लाज्म। बाहर की तरफ क्या पड़ा है? साइटोप्लाज्म। और अंदर की तरफ क्या पड़ा है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस न्यूक्लियर पोर की सहायता से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में पदार्थों का क्या होता है बेटा? स्थानांतरण होता है। लिख लीजिएगा भले यहाँ पर,
विद द हेल्प ऑफ, सॉरी ये कलर दिखता नहीं है बेटा, with the help of nucleopore transportation occurs between cytoplasm and nucleoplasm. केंद्रीय अवकाश की सहायता से न्यूक्लियर नहीं, इसको अवकाश नहीं कहते हैं बेटा, इसको हम लोग केंद्र के छिद्र कहते हैं, केंद्रीय छिद्र की सहायता से, या इंग्लिश में लिख लेते हैं न्यूक्लियर पोर की सहायता से केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एक मिनट, इसको एक जगह और से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं आपको, ये हटाओ, चलो यहां से भी देख लेते हैं। न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस की जो संरचना होती है अच्छा पहले एक मिनट, हाँ चलो वहीं से ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा आज एक्चुअली इसको जब मैं यहाँ पे ले रहा था तब जब बना के लाया यहाँ पे ले रहा था तो कुछ मिक्सअप हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा ही पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिन क्या होते हैं? सेकेंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज द नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं से मिलकर बना हुआ एक जाल होता है, और क्रोमेटिन की जो संरचना होती है वह कोशिका चक्र के दौरान अलग अलग अवस्थाओं के अंदर अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। इसके अंदर बेसिकली इस क्रोमेटिन के अंदर डीएनए और कुछ प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और साथ में आरएनए भी पाया जाता है। क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी इस क्रोमेटिन के अंदर पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय, आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि कोशिका विभाजन के समय इस क्रोमेटिन के अंदर संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, जिससे हमें आपको जो है वह मेटाफेज अवस्था के समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा भली कि क्रोमेटिन का संगठन क्या होता है। क्रोमेटिन जो होते हैं, इस क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्लस कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और इसके साथ में आरएनए भी पाया जाता है। बेटा क्रोमेटिन जो होते हैं यह फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तंतुनुमा संरचना होती है, और इस क्रोमेटिन के अंदर संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, और उसकी वजह से हमें मेटाफेज अवस्था के दौरान क्या देखने को मिलते हैं बेटा? गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वह दिखाई देते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं दिखाई देते हैं। फिर देखो बेटा एक केंद्र के, वापस पूरा आगे स्लाइड के अंदर और भी आएगा, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। न्यूक्लियस केंद्रिका, बेटा एक केंद्र के अंदर, उसके केंद्रिक द्रव के अंदर आपको एक झिल्ली युक्त, एक या एक से ज्यादा झिल्ली युक्त संरचनाएं देखने को मिलती, झिल्ली रहित संरचनाएं देखने को मिलती है, झिल्ली रहित संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसको हम लोग केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। यह न्यूक्लियोलस जो होती है, दे आर द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियोलस जो होता है आरएनए सिंथेसिस का स्थल होते हैं।
बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस, ठीक है, झिल्ली रहित संरचना है, झिल्ली रहित गोलाकार संरचना होती है। फिर देखो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, ये हमने पढ़ लिया कि नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, इट कंटेन डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन, स्टोन, नॉन स्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है, ये चीज़ पढ़ ली। जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं हटा ही देता हूँ। चलो ये हट गया, फिर स्पेरिकल बॉडी ये हटा दिया, ठीक है। गुणसूत्र अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। वापस यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे है बेटा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं बेटा, न्यूक्लियस। इसको पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियस को सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, 1831, उन्होंने सबसे पहले केंद्रक को देखा था। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम 1831 में, सर्वप्रथम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक को देखा था। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट described by, observed by, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट observed by रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले केंद्रक को देखा था। बेटा, द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय अ बेसिक डाई, केंद्रक के अंदर उपस्थित जो पदार्थ है उसे हम लोग क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं, और इन्हें एक फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने उसे क्रोमेटिन नाम दिया था। कि केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थ को क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजक के बाद वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने उसे क्रोमेटिन नाम दिया। द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। लिख लीजिए इस पॉइंट को कि केंद्र के पदार्थ को, अच्छा एक मिनट, इसको नहीं, इसी में लिखते हैं। केंद्रीय पदार्थ को क्षारीय अभिरंजक से, इंग्लिश में तो वहां लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख लेता हूं, अभिरंजक से अभिरंजित किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है। अगला देखना, क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था बेटा? फ्लेमिंग ने दिया। फ्लेमिंग कोइन द टर्म क्रोमेटिन। क्लियर है बेटा? अगला देखना बेटा कि नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस, सामान्यतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं के अंदर एक से अधिक केंद्रक होता है, उसे हम लोग सिनोसिटिक अवस्था कहते हैं। लिख लीजिएगा कोशिका, अच्छा ये सारा, कोशिका में एक से अधिक केंद्रक की उपस्थिति, कोशिका में यदि एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो तो उस अवस्था को सिनोसिटिक स्टेज कहते हैं। सिनोसिटिक, इंग्लिश में लिखना, स्टेज कहते हैं। ठीक है बेटा? अगर सामान्यतया एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिका ऐसी होती है जिसके अंदर एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलते हैं, इस अवस्था को हम लोग सिनोसिटिक अवस्था कहते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जिसके अंदर केंद्रक, यूकैरियोटिक सेल है लेकिन फिर भी उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, जैसे मैच्योर आरबीसी जो होती है, मैमेलियन आरबीसी, उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। सिव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, जो चालनी नलिकाएं होती है वेस्कुलर प्लांट के अंदर, उनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता। लिखिएगा इस पॉइंट को बेटा कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन
न्यूक्लियस एब्सेंट। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं केंद्रक अनुपस्थित के, दो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। एक तो क्या दे रखा है, स्तनधारी प्राणियों में परिपक्व आरबीसी, स्तनधारी प्राणियों में परिपक्व आरबीसी, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा जो है उसके अंदर बात करते हैं वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, संवहनी पादपों की, संवहनी पादपों में, पादपों की चालनी नलिकाओं में, चालनी नलिकाओं के अंदर भी आपको केंद्रक जो है वह देखने को नहीं मिलता। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा। न्यूक्लियस हो गया। एक केंद्रक के अंदर 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर एनवलप को हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूक्लियर एनवलप क्या होती है। 2 झिल्लियां होती है, बाह्य झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्थान होता है उसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। 10 से 50 नैनोमीटर का स्थान होता है। इसकी वजह से केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जो बाह्य केंद्रक झिल्ली होती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में होती है, उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बाद हमने क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमेटिन इज द नेटवर्क ऑफ, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा सा बेटा ऊपर नीचे हो गया। न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, 1 और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्पेरिकल बॉडीज होती है। फिर देखो बेटा क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। आई थिंक क्रोमोजोम चलो आज ही कर लेते हैं। क्रोमोजोम की अगर बात करें बेटा, गुणसूत्र की बात करते हैं, देखना इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा। क्रोमेटिन जो होता है ना, कोशिका चक्र के दौरान डीएनए और क्रोमेटिन, डीएनए के साथ में कुछ हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए मिलकर क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। इसी क्रोमेटिन के अंदर कोशिका चक्र के दौरान संघनन की क्रिया होती है और मेटाफेज अवस्था के दौरान हमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं। लिखिएगा बेटा कि क्रोमेटिन में, या एक क्रोमेटिन में, ध्यान से सुनना, क्रोमेटिन को हम लोग पहले ही लिख लेते हैं कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन के अंदर बेसिकली डीएनए, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है प्लस कुछ आरएनए भी इस क्रोमेटिन के अंदर देखने को मिलता है। अब क्या होगा बेटा, इस क्रोमेटिन के अंदर कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान संघनन की क्रिया होती है। क्या होता है कि कोशिका चक्र की, इस क्रोमेटिन के अंदर कोशिका चक्र की, कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान, विभिन्न अवस्थाओं के दौरान संघनन की क्रिया के द्वारा, संघनन की क्रिया द्वारा मेटाफेज अवस्था के दौरान, मेटाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र का निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है कि कंडेंसेशन अकर्स इन क्रोमेटिन मटेरियल विच गिव राइज टू क्रोमोसोम इन मेटाफेज स्टेज। क्या होगा, कंडेंसेशन अकर्स इन क्रोमेटिन मटेरियल during different stage of cell division, which ultimately forms chromosome
इन मेटाफेज स्टेज, इन मेटाफेज स्टेज, ठीक है, मेटाफेज स्टेज के दौरान हमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं। अ ह्यूमन सेल हैज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। बेटा एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य की एक कोशिका के अंदर लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। कितना होता है? लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। और यह 2 मीटर जो लंबा डीएनए होता है वह 46 गुणसूत्रों के अंदर व्यवस्थित होता है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर वह जो होता है वह प्रेजेंट होता है। एक मानव कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है जो इसके 46 गुणसूत्रों में वितरित होता है। बेटा एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखें तो एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार की। बेटा इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है बीच के अंदर, इसको बोलते हैं बेटा, अच्छा लिखा है नहीं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संकीर्णन। बेटा अब देखना बेटा, प्राथमिक जो संकीर्णन होगा उसके ऊपर एक डिस्क के समान संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर पर सूक्ष्म नलिकाएं तर्कु तंतु आकर जुड़ती है। इस डायग्राम को देखिएगा बेटा कि एक क्रोमोसोम के अंदर आपको बेसिकली इस प्रकार से, अगर ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम के ऊपर ये वाली जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं बेटा प्राथमिक संकीर्णन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। और इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर आपको कुछ इस प्रकार की डिस्क के लाइक संरचना देखने को मिलती है। ये जो है डिस्क के लाइक संरचना मैंने यहाँ पे बना दी। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर पर सूक्ष्म तंतु जो होते हैं वह आकर इस प्रकार से जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं बेटा? सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म तंतु जो है वह जुड़ते हैं कोशिका विभाजन के दौरान। माइक्रो फिलामेंट जो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी, सूक्ष्म तंतु, यहाँ पर तर्कु तंतु लिख लेते हैं। क्या जुड़ते हैं बेटा? तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स जो है आकर जुड़ते हैं। काइनेटोकोर गुणसूत्र बिंदु का वह स्थान है, इसे हम लोग गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर भी बोलते हैं इसको हम लोग, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। यहां पर काइनेटोकोर बेटा इंपॉर्टेंट है कि काइनेटोकोर गुणसूत्र बिंदु पर उपस्थित डिस्क के समान संरचना है जहां पर कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को बेटा, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर गुणसूत्र बिंदु पर उपस्थित, गुणसूत्र बिंदु पर उपस्थित, गुणसूत्र बिंदु पर उपस्थित डिस्क के समान संरचना है, डिस्क के समान संरचना है जिस पर कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं, तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। काइनेटोकोर्स आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर इज कर लेते हैं, काइनेटोकोर इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर, प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर on which
स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है बेटा। अब देखना बेटा, फिर हम लोग बात करें कि क्रोमोसोम के अंदर और क्या होता है। क्रोमोसोम के अंदर ये जो होते हैं इनको बोलते हैं बेटा क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिड्स। गुणसूत्र के जो अंतिम बिंदु होते हैं, गुणसूत्रों के जो अंतिम बिंदु होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बेटा टीलोमियर। क्या बोलते हैं बेटा? टीलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टीलोमियर। गुणसूत्र के अंतिम बिंदुओं को हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। आगे होगा डायग्राम के अंदर। ठीक है, फिर देखिएगा बेटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखना बेटा, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछते हैं, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर हमें 4 प्रकार के गुणसूत्र दिखाई देते हैं। ध्यान से देखना बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम के टाइप्स अगर हम लोग बात करें तो क्रोमोसोम के 4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। बेस क्या है? बेस है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस के ऊपर 4 प्रकार के क्रोमोसोम जो है वह दिखाई देते हैं। बेटा आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, यहां पर एक वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, एक वर्ड ध्यान रखना, टसम, TASM, फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, TASM। क्या वर्ड ध्यान रखना है बेटा? टसम वर्ड जो है वह ध्यान रखना है, TASM। बेटा देखो मैंने क्या किया, एक सेंट्रोमियर को बिल्कुल ऊपर की तरफ, एक किनारे की तरफ रख लिया और पूरा क्रोमोसोम की पार्ट दूसरी तरफ है। क्या हुआ देखना कि ये तो रहा आपका सेंट्रोमियर और पूरा जो क्रोमोसोम है, पूरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ उपस्थित है। ये क्या है बेटा? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलेंगे T फॉर टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सेंट्रोमियर को थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं। सेंट्रोमियर को क्या किया मैंने? बिल्कुल थोड़ा सा नीचे लिया है और क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट इस तरफ है और पूरा पार्ट जो है वह दूसरी तरफ उपस्थित है। थोड़ा सा पार्ट एक तरफ है और एक बहुत बड़ा पार्ट दूसरी तरफ है। उसको A फॉर क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। अब मैं सेंट्रोमियर की पोजीशन और चेंज कर रहा हूं, थोड़ा और नीचे ला रहा हूं। अब मैंने क्या किया? सेंट्रोमियर को बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ले लिया और क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा भाग इधर है और बहुत इधर इतना सा भाग है। इसको क्या बोलेंगे? S फॉर सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा? सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। अब मैंने क्या किया? बिल्कुल सेंट्रोमियर को बीच के अंदर लेके गया। क्रोमोसोम आधा इधर पड़ा है और क्रोमोसोम आधा इधर पड़ा है। इसको M फॉर क्या बोलेंगे बेटा? मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा? मेटासेंट्रिक। तो ये क्रोमोसोम के 4 टाइप होते हैं। आपको केवल एक वर्ड ध्यान रखना है, टसम, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल क्रोमोसोम के एक अंतिम बिंदु पर उपस्थित है और पूरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ है तो ऐसे गुणसूत्र को हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? टीलोसेंट्रिक। अगर गुणसूत्र का छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा भाग एक तरफ है, फिर सेंट्रोमियर आ गया और फिर एक बहुत बड़ा भाग है तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। टसम के अंदर दूसरा वर्ड है A, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। अब सेंट्रोमियर कुछ थोड़ा सा, मतलब एक किनारे से थोड़ा दूरी पर है और एक 75% पार्ट इधर है, 25% पार्ट इधर है, तो इसको बोलेंगे S फॉर सब मेटासेंट्रिक। और बिल्कुल अगर बीच के अंदर है, 50% पार्ट इधर है, 50% पार्ट इधर है, तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर है? देखिएगा, इसको यहां से पढ़ते हैं कि सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल मिडल के अंदर है, यहां से देख लेते हैं, चलो उल्टा है। वर्ड कौन सा ध्यान रखना है बेटा? वर्ड हमें ध्यान रखना है TASM, टसम। कौन सा वर्ड ध्यान रखना है? टसम। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल अंतिम बिंदु पर है, पूरा क्रोमोसोम जो है वह एक तरफ व्यवस्थित है, तो इसको क्या बोल दिया बेटा? टीलोसेंट्रिक। क्या बोल दिया बेटा? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मतलब यहां पर
टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, यहां पर टर्मिनल सेंट्रोमियर देखने को मिलता है, टर्मिनल। दूसरा क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे है, क्रोमोसोम का एक पार्ट इधर है और एक बहुत बड़ा पार्ट इधर पड़ा है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर इज क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी लॉन्ग आर्म। मतलब सेंट्रोमियर जो है वह गुणसूत्र के किनारों के बिल्कुल पास में होता है, जिससे एक बहुत बड़ी वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट आर्म का फॉर्मेशन होता है। यहां पे ध्यान रखना कि वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट आर्म लिखा हुआ होना चाहिए। फिर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है थोड़ा सा नियर टू वन एंड फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा और है तो यहां पर एक वन वेरी लॉन्ग नहीं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म। यहां पे लॉन्ग और शॉर्ट लिखा होगा, यहां पे वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट, और बिल्कुल बीच के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। सम क्रोमोसोम है नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, कुछ गुणसूत्र के अंदर एक आपको अभिरंजित द्वितीयक संकीर्णन भी देखने को मिलता है, कांस्टेंट लोकेशन, इट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सैटेलाइट बोलते हैं। ये हो गया। चलिए बेटा, माइक्रोबॉडीज क्या होती है उसके, चलो एक चीज और देख लेते हैं यहां पर बेटा। क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम और भी देखें तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक जिनको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम, क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोसोम, या जिनको बोलते हैं बेटा सोमेटिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, सोमेटिक क्रोमोसोम, या हिंदी में इनको बोलते हैं बेटा कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र या अलिंगी गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बेटा, अलिंगी गुणसूत्र। दूसरे होते हैं बेटा एलोसोम, एलोसोम, या जिनको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम। लिंगी गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र लिखते हैं। ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में योगदान देते हैं, लिंग के निर्धारण के अंदर सहायता करते हैं, जिनके आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं एलोसोम। और जो कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता, उन्हें हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। लिखिएगा, ऐसे गुणसूत्र नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र हो गए, एक का नाम है बेटा ऑटोसोम, ऑटोसोम, या जिसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, सोमेटिक क्रोमोसोम, ठीक है। लिखिएगा इसके बारे में कि ऐसे गुणसूत्र जिनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता। लिखिएगा, ऐसे गुणसूत्र जिनका लिंग निर्धारण में, लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता, योगदान नहीं होता, वे केवल कायिक लक्षणों के लिए, कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उन्हें कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र या अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं, या अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। अगर मनुष्य की इनकी संख्या की बात करें तो मनुष्य के अंदर 22 जोड़ी इनकी संख्या होती है, ठीक है। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विच डू नॉट पार्टिसिपेट्स, क्रोमोसोम्स विच डू नॉट participates in determination of gender या determination of sex and are responsible for somatic characters are called as
सोमेटिक और सोमेटिक और मतलब है ना आर कॉल्ड एज सोमेटिक क्रोमोसोम और ऑटोसोम। मनुष्य के अंदर इनकी संख्या जो है इन ह्यूमन, इनका जो नंबर होता है 22 पेयर्स होता है, 44 जो होते हैं इनकी संख्या होती है। दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा एलोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? एलोसोम। एलोसोम या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कि वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में योगदान देते हैं, वे गुणसूत्र लिखिएगा, वे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं, रुक जा, करते हैं, उन्हें लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम विच पार्टिसिपेट्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। क्रोमोसोम्स which participates in determination of sex are called as allosome और सेक्स क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्स और एक होता है वाई। यहीं पे एक चीज़ और देख लो बेटा कि मनुष्य के अंदर जो मेल होता है, ह्यूमन के अंदर मेल जो होता है, ह्यूमन के अंदर जो नर है, नर या जिसको मेल कहते हैं, और मादा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल। नर को लिखा जाता है बेटा 44 प्लस XY और मादा को लिखते हैं बेटा 44 प्लस XX। इसके अंदर ये जो 44 है, ये वाले हैं, ये तो बेटा क्या है, सॉरी, ये जो है इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोसोम। और ये जो है, ये इनको बोलते हैं बेटा एलोसोम। क्लियर है बेटा? फिर देखो बेटा आगे क्या बच गया, देखते हैं। एक छोटा सा पॉइंट बच गया होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं आज। फिर कल देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कुछ और बचा हुआ हो तो हम लोग इसको देख लेंगे। माइक्रोबॉडीज, छोटा सा एक लाइन एनसीईआरटी ने दे रखी है कि दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कुछ भी नहीं है, ये झिल्ली से घिरी हुई सूक्ष्म पुटिकाएं होती है जो जिसके अंदर विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये पादप और जंतु कोशिकाएं दोनों के अंदर पाई जाती है। फिर हालांकि ये बेटा मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस करवा दिया था कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होती है, सेंट्रल्स इस प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीज़ें हमने जब टॉपिक पढ़े थे उस समय क्लियर कर लिए थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंसेस है एंड दीज आर द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो बेटा आई थिंक ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल के सेशन के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि अगर कुछ बच गया हो तो वह लेकर आऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसी चैप्टर के MCQs सॉल्व आउट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।